अस्सलाम वालेकुम। STK 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 37 पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिपोथेसिस टेस्टिंग को। तो जैसे कि हमने लेक्चर 31 में जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक एस्टिमेशन और दूसरा हिपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन को हम काफ़ी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 37 में हिपोथेसिस टेस्टिंग को स्टडी करेंगे। तो अगर हम इन दोनों में मेन डिफरेंस देखें तो एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू होती है उसको हमने एस्टिमेट करना होता है। तो दो तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं, एक तो पॉइंट एस्टिमेशन से, दूसरा इंटरवल एस्टिमेशन से। जबकि हिपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास एक अपना आइडिया होता है, हमारे माइंड में एक अलग से कंक्लूजन को हमने ड्रा किया होता है, एक अलग स्टेटमेंट होती है और फिर हमने उसी स्टेटमेंट को, उसी आइडिया को हमें टेस्ट करना होता है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर तो हमारा आइडिया करेक्ट होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये मेन कंसेप्ट होता है हिपोथेसिस टेस्टिंग में। तो ये आपने याद रखना है। अब सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर जैसे जैसे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में हिपोथेसिस टेस्टिंग की जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इसकी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A hypothesis is a statement, claim, or an idea about a population parameter such as mean, proportions, etc. that we want to test using sample data. जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक अपनी स्टेटमेंट होती है, हमारे माइंड के अंदर एक क्लेम होता है, एक आइडिया होता है पॉपुलेशन पैरामीटर के रिलेटेड, ठीक है। और पॉपुलेशन पैरामीटर में हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि मीन, प्रोपोर्शंस, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। तो हम उस आइडिया को, उस स्टेटमेंट को हम टेस्ट करते हैं सैम्पल डेटा को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। हम ये देखते हैं कि जो हमने सोचा हुआ है, जो हमारे माइंड के अंदर आइडिया है, वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 60%। अब अगर हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा है तो हमने उस डेटा की परसेंटेज निकाल ली और हमने ये सोचा हुआ है कि स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स जो है वो 60% है। हमने इसको एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि हमारा ये आइडिया है, हमने ये सोचा हुआ है कि ये हमारी अपनी स्टेटमेंट है कि स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60% है। फिर हमने इसी आइडिया को चेक करना होता है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। जब हम अपने सैम्पल डेटा में से अपनी उस आइडिया को टेस्ट करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो आइडिया है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपने अच्छे से इसको याद रखना है। आगे हमारे पास दो डेफिनेशन है, इसको भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नल हिपोथेसिस इज एन इनिशियल और डिफॉल्ट स्टेटमेंट दैट वी टेस्ट डायरेक्टली। नल हिपोथेसिस कहते हैं कि जो हमारा आइडिया होता है, ठीक है, सिंपल, जो हमारी स्टेटमेंट होती है, जो खुद की हमारी स्टेटमेंट होती है, हमारा जो क्लेम होता है, उसको हम नल हिपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो नल हिपोथेसिस है उसको हमने एच नोट से डिनोट किया हुआ है और हमारा नल हिपोथेसिस क्या है कि मीन मार्क्स जो है वो 60% है। ठीक है। यहाँ पे म्यू इक्वल 60 हमारा जो है ये नल हिपोथेसिस है। हम कह रहे हैं कि जो हमारा आइडिया है, हमारी जो स्टेटमेंट है, वो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 60% है। ठीक है। और अल्टरनेटिव हिपोथेसिस क्या होते हैं कि जो हमारा नल हिपोथेसिस होता है ना, उसको निकाल के जितने भी हिपोथेसिस होते हैं उसको हम अल्टरनेटिव हिपोथेसिस कहते हैं। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस इज द स्टेटमेंट दैट एक्सक्लूड्स द नल हिपोथेसिस। ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि नल हिपोथेसिस को निकाल देती है और बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी अल्टरनेटिव हिपोथेसिस में आ जाती हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हमारा एच नोट हमारा नल हिपोथेसिस है, हमारा ये आइडिया है कि मीन मार्क्स स्टूडेंट के 60% है, और अल्टरनेटिव हिपोथेसिस में क्या होगा, इसको अगर हमने H1 से डिनोट किया है, या तो मीन मार्क्स 60 से बिलो हो सकते हैं या अबव हो सकते हैं, 60 के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि 60 जो है ये हमारी नल हिपोथेसिस है, ये हमारा आइडिया है। समझ आ गई। तो नल हिपोथेसिस हमारा अपनी स्टेटमेंट होती है और अल्टरनेटिव हिपोथेसिस हमारी स्टेटमेंट के इक्वल कभी नहीं होता, बल्कि हमारी स्टेटमेंट के अलावा जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी अल्टरनेटिव हिपोथेसिस में आ जाती हैं। ओके। आगे यहाँ पे बताया गया है कि दो तरह के एरर्स यहाँ पे बताया गया है, एक टाइप 1 एरर, दूसरा टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइप 2 एरर को हम यहाँ पे बीटा से डिनोट करते हैं। When the null hypothesis is true but we decide to reject it is type 1 error। अगर हमारा अपना जो नल हिपोथेसिस है वो अगर ट्रू है तो, लेकिन उसके बावजूद अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो टाइप 1 एरर होगा। जबकि टाइप 2 एरर में क्या है कि इफ द नल हिपोथेसिस इज एक्चुअली फॉल्स बट वी डिसाइड टू एक्सेप्ट इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। इसमें क्या है कि अगर हमारा जो नल हिपोथेसिस है वो एक्चुअली में फॉल्स है, लेकिन हम ये डिसाइड करते हैं कि उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि टाइप 1 एरर में नल हिपोथेसिस अगर हमारा ट्रू है तो उसके बावजूद अगर हम उसको रिजेक्ट करते हैं तो ये टाइप 1 एरर होगा। लेकिन अगर नल हिपोथेसिस हमारा फॉल्स है
उसके बावजूद हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो टाइप 2 एरर होगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे बताया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा। जैसे कि मैंने को बताया कि टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और जो टाइप 2 एरर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम बीटा से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो अल्फा है इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्फा को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट कहते हैं, बीटा को नहीं हम कहते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे हमारे पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का वर्ड हमने पढ़ा था जब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी। हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक का वर्ड पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक में हमारे पास कोई ना कोई पैरामीटर होता है और पैरामीटर में कोई ना कोई क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। लेकिन ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये किसी भी तरह का कोई पैरामीटर कंटेन नहीं करता। विच टेस्ट एंड नल हिपोथेसिस इज कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये क्या करता है कि ये हमारा जो नल हिपोथेसिस है उसको टेस्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम सिंपल टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं। एक ऐसा स्टैटिस्टिक जो हमारे नल हिपोथेसिस को टेस्ट करता है उसको हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं। समझ आ गई। उसके बाद है यहाँ पे क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन। क्रिटिकल रीजन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर विच वी रिजेक्ट द नल हिपोथेसिस। अब क्रिटिकल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जो कि एक सर्टेन वैल्यूज को कंटेन करता है। ठीक है, और उन वैल्यूज में जब हम अपने किसी नल हिपोथेसिस को टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूज करते हुए। अब ये आपने याद रखना कि जब भी हमने नल हिपोथेसिस को टेस्ट करना ना तो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं और टेस्ट स्टैटिस्टिक के डिफरेंट फॉर्मूलेस हो सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जब हम अपने नल हिपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो अगर तो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जहाँ पे क्रिटिकल रीजन की वैल्यूज आ रही हैं उस रीजन में अगर हमारी वैल्यू आ जाती है तो हम उस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और एक्सेप्टेंस रीजन क्या है? इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर विच वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हिपोथेसिस। अब एक्सेप्टेंस रीजन ऐसा रीजन होता है कि जिसमें अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू उस रीजन में आ जाती है तो हम उसको अपने नल हिपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ पे देखें ना, अगर हमारे पास जो है, अगर इतना जो एरिया है ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन है। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल रीजन की वैल्यूज है और ये जो एरिया है ये एक्सेप्टेंस रीजन है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस रीजन की वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर हमने अपने नल हिपोथेसिस को टेस्ट किया यूजिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक तो जो हमारी वैल्यू आती है अगर तो वो इस रीजन में आएगी, क्रिटिकल रीजन में, तो हम उस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। अगर तो वो हमारी एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी तो हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। तो सिंपल ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ना, ये -1.96 और +1.96 ये हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड क्रिटिकल वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हमने आगे एग्जांपल्स में भी यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मिडल में हमारे पास जो है ये एक्सेप्टेंस है। ठीक है, अब ये जो यहाँ से लेके -1.96 से लेकर +1.96 के दरमियान जो रीजन है ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है, जबकि 1.96 से आगे जो वैल्यूज हैं और -1.96 से पीछे जो वैल्यूज हैं वो हमारे क्रिटिकल रीजन्स हैं। समझ आ रही है ना? यहाँ से लेकर 1.96 जो पॉइंट है, -1.96 से लेकर +1.96 ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। इसका मतलब है कि अगर हमारे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इस रीजन में आ जाएगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारी वैल्यू 1.96 से एक्सीड कर जाएगी या फिर हमारी वैल्यू -1.96 से पीछे कहीं आएगी तो हम उस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला और ये वाला जो रीजन है ये हमारा क्रिटिकल रीजन है और इनके जो दरमियान रीजन है ये सारा ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। क्लियर हो गया? सो अगर हमारे जब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से जब हम वैल्यू निकालेंगे वो इसके दरमियान होगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर तो वो इस बाउंड्री से बाहर होगी यानी कि क्रिटिकल रीजन में होगी तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल ये कि क्रिटिकल रीजन में हम वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं और एक्सेप्टेंस रीजन में हम अपनी वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है कि वन टेल्ड टेस्ट क्या होता है और टू टेल्ड टेस्ट क्या होता है। वन टेल्ड टेस्ट एंटायर रिजेक्शन रीजन लाइज इन ओनली वन ऑफ द टू टेल्स। एक तो ये टेल है, दूसरी हमारे पास ये टेल है। अगर तो हमारा जो एंटायर रिजेक्शन रीजन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट में लाई करता है तो वो हमारा वन टेल्ड टेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारी वैल्यू राइट साइड से
यहाँ से रिजेक्ट हो रही है इस क्रिटिकल रीजन से, राइट क्रिटिकल रीजन से, तो ये हमारा वन टेल्ड होगा। या फिर अगर हमारी जो है वो वैल्यू जो लेफ्ट क्रिटिकल रीजन है यहाँ से रिजेक्ट हो रही है तो ये भी हमारा वन टेल्ड टेस्ट होगा। टू टेल्ड टेस्ट में हम क्या करते हैं, रिजेक्शन रीजन लाइज ऑन बोथ साइड्स, कि इन दोनों साइड से हमारी वैल्यू रिजेक्ट हो रही होगी। मतलब ये कि हमारी लेफ्ट साइड, लेफ्ट जो क्रिटिकल रीजन है और राइट जो क्रिटिकल रीजन है, इन दोनों से हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो नल हिपोथेसिस की वैल्यू है वो रिजेक्ट हो रही होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर अ लार्ज सैंपल मीन। लार्ज सैंपल मीन के लिए हमारे पास ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है। मैंने आपको बताया कि हम टेस्ट स्टैटिस्टिक क्यों यूज करते हैं, अपने नल हिपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। सो हम डिफरेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक के फॉर्मूलास को पढ़ेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये मीन के लिए है, ठीक है, सैंपल मीन के लिए ये टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगा। अब लार्ज सैंपल मीन का मतलब है कि हमारा जो सैंपल साइज है अगर उसकी वैल्यू 30 से ग्रेटर है ना तो फिर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सैंपल साइज कितना लार्ज होना चाहिए कि वो 30 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक को हम हमेशा z से डिनोट करते हैं, ये आपने याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो x बार है ये हमारा सैंपल मीन है, म्यू जो है ये हमारा पॉपुलेशन मीन है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि सैंपल मीन के लिए हम x बार को यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन मीन के लिए हम म्यू को यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस तो आपको पता होगा ना। पॉपुलेशन मीन क्या होता है कि जब हम अपनी पूरी पॉपुलेशन में से मीन को फाइंड करते हैं तो उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल डेटा निकालते हैं तो उस सैंपल के जब हम मीन निकालेंगे तो उस सैंपल मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। यहाँ पे सिग्मा जो है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। एन जो है ये हमारे यहाँ पे सैंपल साइज होगा। लास्ट में हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और अगले लेक्चर में हम प्रॉपर स्टेप्स को स्टडी करेंगे कि एक हिपोथेसिस टेस्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक नल हिपोथेसिस को टेस्ट करने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो उन प्रॉपर स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए एग्जाम्पल को पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, कंपनी क्लेम्स दैट द एवरेज लाइफ ऑफ अ बल्ब इज 1000 आवर्स। एक कंपनी ये क्लेम करती है कि एक बल्ब की एवरेज लाइफ जो है वो 1000 आवर्स है। अ सैंपल ऑफ 64 बल्ब इज टेकन एंड द सैंपल मीन लाइफ इज 1016 आवर्स। टोटल सैंपल कितने हमारे पास, टोटल 64 बल्ब्स हैं, उनके जो सैंपल मीन लाइफ है वो 1016 आवर्स है। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 18 आवर्स दिया गया है। फाइंड द टेस्ट स्टैटिस्टिक को हमने फाइंड करना है। तो पहले हम वैल्यूज को निकाल लेते हैं। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1000। यहाँ पे जो एवरेज लाइफ बल्ब की है वो हमारे पास यहाँ पे 1000 है, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1000 होगी। उसके बाद एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1016 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स बार हमें पता है कि सैंपल मीन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो सैंपल मीन लाइफ है बल्ब की वो 1016 है। ये जो मीन लाइफ है ये पॉपुलेशन मीन लाइफ है बल्ब की, ठीक है, 1000, और ये सैंपल मीन लाइफ है 1016 आवर्स। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 80 आवर्स दिया गया है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 80। टोटल सैंपल साइज कितना है, टोटल यहाँ पे 64 बल्ब्स है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 64। तो इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले पुट करेंगे। यहाँ पे x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 1016 और माइनस म्यू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1000 ओवर यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 80 और यहाँ पे आ जाएगा ओवर, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट n यहाँ पे सैंपल साइज हमारे पास क्या है 64, यहाँ पे पुट करेंगे। इन दोनों को माइनस किया 16 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 8 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया 1.6, यहाँ पे हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ चुकी है। ओके, तो यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में जो जो आपको चीज़ें बताई गई हैं अच्छे से आपने याद रखनी है, क्योंकि इन चीज़ों का आपको पता होगा, फिर ही हम आगे जो फर्दर लेक्चर्स को स्टडी करेंगे फिर आपको अच्छे से उनकी समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हिपोथेसिस टेस्टिंग की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो आपने याद रखना है कि हमारा एक अपना आइडिया होता है, हमारी स्टेटमेंट होती है, उसको हमने टेस्ट करना होता है। फिर हमने नल हिपोथेसिस, अल्टरनेटिव हिपोथेसिस, इन दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है। नल हिपोथेसिस हमारा जो अपनी स्टेटमेंट होती है, अल्टरनेटिव हिपोथेसिस हमारी स्टेटमेंट को निकाल के जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं। और उसके बाद टाइप 1 एरर जो होता है, टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर में हम अपने नल हिपोथेसिस अगर ट्रू है तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। टाइप 2 एरर में अगर हमारी नल हिपोथेसिस फॉल्स है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपने याद रखना है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, नल हिपोथेसिस को
टेस्ट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। फिर क्रिटिकल रीजन ऐसा रीजन होता है जिसमें हम अपनी वैल्यू को, अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं। और एक्सेप्टेंस रीजन ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक हो गया। बाकी ये फॉर्मूला आपने याद रखना है टेस्ट स्टैटिस्टिक का मीन के लिए। तो यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।